स्वागत है दोस्तों आप सभी का। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में एसएचएम विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। वीडियो एंड तक देखना, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन से। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। फॉर एग्जांपल आपका सर्कुलर मोशन हो गया, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करता है। ठीक है, वो होता है पीरियोडिक मोशन, है ना। और ये अबाउट मीन होगा, ऑब्वियसली कोई एक मीन पोजिशन होना चाहिए। एंड अगर पीरियोडिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन हो रहा हो और टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल से पेंडुलम करता है, ठीक है, एक मीन पोजीशन होता है, टू एंड फ्रो उसमें मोशन होता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। सो ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो सारे के सारे ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं हो सकता है। अब देखो, ऑसिलेशन में यदि स्मॉल एम्पलीट्यूड हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे एसएचएम, और ऑसिलेशन का यदि एम्पलीट्यूड लार्ज हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग एसएचएम नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अबाउट मीन अगर हो रहा है पीरियोडिक मोशन तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। यदि मीन के अबाउट नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं नॉन ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अर्थ अबाउट सन, सैटेलाइट मोशन एंड बाउंसिंग बॉल। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अर्थ अबाउट सन या कोई भी प्लेनेट, है ना, या सैटेलाइट अबाउट सन या बाउंसिंग बॉल, ये सभी आपके पीरियोडिक है बट नॉन ऑसिलेशन है, क्योंकि ये मीन के अबाउट टू एंड फ्रो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ना यदि एसएचएम का इक्वेशन का बात करें तो इसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर एन होता है। ये माइनस क्या बताता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और देखो यदि n का वैल्यू 1 हुआ तो एसएचएम होगा। n का वैल्यू यदि ऑड नंबर्स में हुआ, ठीक है, ऑड नंबर्स में हुआ n का वैल्यू, तो वो ऑसिलेशन होगा। एंड ऑब्वियसली ऑसिलेशन का सबसे स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड अगर हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं एसएचएम। और n यदि इवन नंबर में हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स हो जाता है, बट इसमें ट्रांसलेशनल मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आता है। ठीक है, एंड देखो एट मीन पोजीशन हमने देखा था, टू मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो होता है ऑसिलेशन वगैरह में। तो एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम बोल दो जिसको, वहां पे फोर्स का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, तो मीन पोजीशन दिया रहा है तो वहां पे फोर्स का वैल्यू जीरो कर देना, और ये देखो इक्वेशन बन रहा हो तो फिर दूसरी चीज वहां से निकाला जा सकता है ना। कुछ फॉर्मूला देखें। सो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये कंप्लीट ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस, और फाइव होता है इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज जहां से स्टार्ट हो रहा होता है, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ पे होगा मोशन स्टार्ट। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी बस x को डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस थीटा साइन, इसको कंप्लीट डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, और ये अंदर वाले करोगे आउटसाइड इनसाइड रूल लगा के तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, सो वेलोसिटी हो जाएगा एक ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक और तरीके से वेलोसिटी को लिख सकते हैं विच इज ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन की बात करें तो अगेन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ही बोल दो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और क्या लिख सकते हैं? देखो ए लिख सकते हैं हम लोग, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? एक्स ही है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है विच इज माइनस रूट अंडर ए ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया क्या कहानी है? अब देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका बीच में एंगल कितना होता है? सो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इसके बीच में एंगल होगा पाई बाय टू। ठीक है, देखो साइन और कॉस का टर्म आ रहा है तो इसका बीच में होगा पाई बाय टू। सिमिलरली यानी कि 90 डिग्री, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल होगा अगेन 90 डिग्री। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल होगा 180 विच इज पाई। एक और चीज होता है यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर का रिलेशन, देखो के होता है के इक्वल्स एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, इसका इस्तेमाल अभी हम लोग आगे करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, के इक्वल्स एम ओमेगा स्क्वायर। नाउ देखो कुछ ग्राफ का बात करें तो एक्स और टी का यदि ग्राफ देखें तो एक्स और टी, इसमें साइन का टर्म आ रहा है तो साइन का ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी और टाइम का देखें तो वेलोसिटी और टाइम में कॉस का टर्म आ रहा है तो कॉस का ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन और टाइम में देखें तो एक्सेलरेशन और टाइम में माइनस साइन आ रहा है तो नीचे से साइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट है एक यहाँ पे समझ लो कि डिफरेंसेस क्या आता है। जैसे यहाँ पे देखो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है और ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन है। सो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में समय लगता है t/4, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पे आने पे समय लगता है t/4, फिर इधर जाओगे तो इधर भी समय लगेगा t/4, फिर इस दूसरे एक्सट्रीम से मीन पे आओगे तो t/4 आ जाएगा। सो टोटल t/4 इंटू 4 इक्वल्स टी। ऑब्वियसली टोटल टाइम पीरियड कितना रहेगा? t रहेगा। ठीक है, सो इंडिविजुअली देखा जाए सो मीन से एक्सट्रीम t/4, फिर एक्सट्रीम से मीन t/4, फिर मीन से एक्सट्रीम t/4, देन फिर एक्सट्रीम से मीन t/4। समझ में आएगा क्या क्या चीज है? अब देखो यहाँ पे क्या, अब यदि मीन से एक्सट्रीम देखें तो एम्पलीट्यूड होता है ये ए एम्पलीट्यूड बोल दिया। अब इसका आधा कितना होगा? a/2। अब a/2 पे जाने पे समय लगता है t/12। ठीक है, और फिर a/2 से a पे जाने पे लगता है t/6।
इस चीज को याद रखना। और कुछ नहीं है भाई, ये सब चीज तुम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, इतना ही ईजी है ये, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ पे जाओगे a/2 पे तो t/12, फिर a/2 से एक्सट्रीम पे जाओगे तो t/6 लगेगा। तो टोटल इन दोनों को जोड़ोगे तो वही t/4 आ जाएगा। और देखो t/4 का आधा होता है t/8, सो t/8 पे कहाँ पे जाओगे, सो t/8 पे जाते हो यहाँ पे a/√2 पे, ठीक है, यानी कि कुछ इस डिस्टेंस पे हम लोग जाते हैं t/8 टाइम पे। और ये कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे टाइम का वैल्यू t/8 पुट करना, ओमेगा का वैल्यू 2π/t करना, सो t से t कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, सो π/4 आ जाएगा। फिर वहां से हम लोग आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। π/4 कितना हो जाएगा, π/4 होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2, सो देयरफॉर a/√2 हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे a/√2, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए बेसिकली यहाँ पे, तो इसी x का इस्तेमाल करके यहाँ पे आंसर निकाला जा रहा है, ठीक है। फिर एक्सट्रीम से a/2 पे जाओगे तो t/6, फिर इस वाले a/2 से मीन पे जाओगे तो t/12, सिमिलरली इधर भी चल रहा है। समझ में आया क्या कहानी है। अब देखो यदि फेज में कन्वर्ट करना हो फॉर फाई किसी भी पोजीशन पे, यहाँ पे मान लो तुम्हें एंगल निकालना है, तो कुछ मत करना है, ये टाइम निकाल लेना बस, और टाइम की जगह 2π लिख देना, ठीक है। सो a/2 पे जाने पे कितना फेज डिफरेंस होगा, बस t/12 है ना, सो ऊपर t के जगह 2π/12 कर दो, सो इससे ये कट जाएगा, सो π/6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे π/6 लगेगा टाइम फेज डिफरेंस, ठीक है। देखो मीन पोजीशन पे देखा जाए तो मीन पोजीशन पे ऑब्वियसली x=0 होगा, और v मैक्स जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि a ओमेगा, ठीक है। यदि पूछ लिया जाए कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना है, तो जो साइन का जो भी वैल्यू है उसको 1 रख देना, तो a हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा ओमेगा² x, ठीक है, ये सॉरी ओमेगा² a, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम। इस तरीके से करना होता है यहाँ पे। समझ में आया क्या कहानी है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो वहाँ पे x का वैल्यू a होगा, वेलोसिटी 0 होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, और वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा विच इज -ओमेगा² a, एंड मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। इस तरीके से करना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं हाफ mv², बस यहाँ पे जो v है ना, इस v के जगह ये वाले वैल्यूज पुट कर देना है बस, और इस वाले वैल्यूज को पुट करके k = m ओमेगा² लगा देना। कैसे, देखो हाफ mv², अब v को क्या लिख सकते हैं, हाफ mv को लिख सकते हैं हम लोग a² ओमेगा² cos² ओमेगा t, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब m ओमेगा² क्या होगा, ये k हो जाएगा, सो हो जाएगा हाफ k a² cos² ओमेगा t, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और सिमिलरली एक दूसरा वाला जो फॉर्मूला आता था, है ना, अरे यार दूसरा वाला जो फॉर्मूला था ना यहाँ पे, ये देखो ओमेगा√a² - x², उसको भी उसी v² की जगह पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, विच इज हाफ k a² - x²। सो ये दोनों काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज होते हैं, इसे अच्छे तरीके से याद रख लेना। यदि ग्राफ देखा जाए काइनेटिक एनर्जी टाइम का, सो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ देखें तो cos² का ग्राफ आता है, यानी कि cos वाले से चलेगा और नीचे नहीं जाएगा। यदि इस वाले cos या साइन पे स्क्वायर आ जाए तो ग्राफ नीचे नहीं जाता नेगेटिव क्वाड्रेंट में, ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और यदि काइनेटिक एनर्जी x का ग्राफ देखा जाए तो देखो इसमें -x² के प्रोपोर्शनल है, सो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का देखा जाए फॉर्मूला, सो ये होता है U = हाफ kx², एक्चुअली डेल्टा U = हाफ kx² है, सो डेल्टा U क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U को लिख सकते हैं U - U0, तो U0 उधर चले जाएगा, ठीक है। अभी जनरली हम लोग यहाँ पे U0 = 0 ही कंसिडर करते हैं, तो फिर उस केस में हो जाएगा U = हाफ kx², देयरफॉर हम लोग इसे लिख सकते हैं हाफ, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, k की जगह k रखो, x का वैल्यू हो जाएगा a² sin² ओमेगा t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ देखा जाए तो देखो पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के ग्राफ में sin² आता है, तो sin² का यहाँ पे ग्राफ बनेगा। और पोटेंशियल एनर्जी x का ग्राफ देखें तो ऑब्वियसली ये देखो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी देखा जाए तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होता है, और यदि दोनों को ऐड करोगे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल है तुम्हारा ये हाफ kx² प्लस काइनेटिक क्या था, काइनेटिक था हाफ k a² - x², ठीक है। सो ये हो जाएगा हाफ kx² प्लस हाफ ka² माइनस हाफ kx², सो ये और ये कटेगा, आंसर आ जाएगा हाफ ka², और ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये जो चीज है ka² ये कांस्टेंट रहेगा, और ये ऑब्वियसली हम लोग जहाँ पे इनिशियल 0 है वहीं पे देख रहे हैं। अब देखो ग्राफ यदि टोटल एनर्जी या उसके साथ टाइम या x का देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, सो इसका ग्राफ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब देखो कुछ याद करने वाली चीज है, इसे याद कर लो, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसे याद कर लो, काम आएगा, ठीक है। सो इधर फिजिकल क्वांटिटीज है, यहाँ पे टाइम है, टाइम टू कंप्लीट ऑसिलेशन, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। सो देखो यदि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हो, सो टाइम टू कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा t, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा f। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक माइनस पोटेंशियल दिया हो, यानी कि स्केलर टर्म्स दिए हुए हो, ये x वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, सो इस तरीके से याद रख लेना कि जो वेक्टर दिया हुआ हो उसमें टाइम t होगा और फ्रीक्वेंसी f होगा ऑब्वियसली,
है ना। अब स्केलर टर्म्स जैसे स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल, इसमें टाइम हो जाएगा t/2, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2f। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बस इसी का रेसिप्रोकल ले लेना है। और काइनेटिक माइनस पोटेंशियल का मॉड, देखो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल सिंपल करोगे तो t/2, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल का मॉड लोगे तो वो हो जाएगा t/4। और टोटल एनर्जी देखा जाए यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सो वो हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी। टाइम टू कंप्लीट ऑसिलेशन इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, सो देयरफॉर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। समझ में आएगा क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना बस, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, इसमें हम लोग फोर्स मेथड देख रहे होंगे और एनर्जी मेथड देख रहे होंगे। सो देखो फोर्स मेथड में क्या करना है, फोर्स इक्वल्स हम लोग जानते हैं माइनस के एक्स होता है, और फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एम ए, ठीक है। फोर्स इक्वल्स माइनस के एक्स और इसको एम ए लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एक्सेलेरेशन हो जाएगा, इस एम को नीचे भेजोगे तो माइनस के एक्स बटा एम, ठीक है। और एक्सेलेरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स एक्स कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के बटा एम। सो देयरफॉर ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर के बाय एम, और ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाय टी। सो देयरफॉर यहाँ से टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर के बटा एम। समझ में आया किस तरीके से करना है, तो ये तो ईजी था। एक और आता है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में फोर्स हम लोग जानते हैं माइनस ड्यू बाई डी एक्स होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखे तो, और फोर्स इक्वल्स एम ए होता है। तो एक्सेलरेशन देखा जाए तो एम नीचे आ जाएगा, विच इज माइनस 1 अपॉन एम बटा ड्यू बाई डी एक्स। अब क्या करना है, जो भी ड्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देना है बस, ठीक है। इस ड्यू को डिफरेंशिएट करना है एक्चुअली, समझ गए। एम तो कांस्टेंट ही रहेगा जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, इस ड्यू को डिफरेंशिएट करो और आंसर आ जाएगा इसके टर्म्स में, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में आ जाएगा कुछ, ठीक है ना। जो भी इसको डिफरेंशिएट करोगे यू भी एक्स के टर्म्स में ही रहेगा कुछ, है ना। और फिर उसको डिफरेंशिएट करके इस वाले टर्म्स में आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इक्वल्स आ जाएगा माइनस 3x प्लस 88, है ना। कुछ इस तरीके का मैंने रैंडम ले लिया, कुछ ऐसा आंसर आ सकता है, ये वाला टर्म आएगा ही नहीं। और इस कांस्टेंट का हमें कोई काम भी नहीं है, ठीक है। इस कांस्टेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमें बस यहाँ पे इस b को लेना है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल्स होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बस हमें इस ओमेगा स्क्वायर और b में रिलेट करना है। सो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स b हो जाएगा, बस इतना ही काम है। सो देयरफॉर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा इक्वल्स रूट अंडर b हो गया। सो देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स क्या होता है 2 पाई बाय टी। सो देयरफॉर टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ से 2 पाई रूट अंडर b। यहाँ से इस तरीके से टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। समझ में आया किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अभी हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनता है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, देन मास से यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K2। इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर इस तरीके का आ सकता है कि ऊपर से स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें भी K1 और K2 है। अब देखो एक चीज याद रखना, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है L के, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। सो देयरफॉर जैसे मान लो ये L लेंथ का स्प्रिंग है, ठीक है, ये L लेंथ का स्प्रिंग है यहाँ पे, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ठीक है। अब इसको हमने 3 भाग में बांट दिया, ठीक है। तो इसका लेंथ हो जाएगा L/3, इसका लेंथ हो जाएगा L/3 और इसका लेंथ हो जाएगा L/3। अब क्योंकि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट, सो देयरफॉर इसका हो जाएगा 3K, इसका 3K, इसका 3K, ठीक है, बिल्कुल इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना है। अब देखो इसमें क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम रहता है और इलोंगेशन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। सो इलोंगेशन डिफरेंट है तो इलोंगेशन को ले लो। सो x इक्विवेलेंट हो जाएगा x1 प्लस x2। अब फोर्स इक्वल्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स होता है kx, ठीक है, देखा जाए तो। सो यहाँ पे x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा फोर्स बटा k। सो वही चीज लिखा गया यहाँ पे, x इक्वल्स हो गया यहाँ पे फोर्स बटा k इक्विवेलेंट, x1 हो गया फोर्स बटा k1, x2 हो गया फोर्स बटा k2। फोर्स से फोर्स कटेगा क्योंकि फोर्सेस सेम है ना। और फोर्स कौन सा, जैसे यहाँ पे लग रहा है इधर वाला, यहाँ पे मान लो इसको हमने F फोर्स लिया, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे F फोर्सेस को इलोंगेट करना चाहा, वही वाला फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस दोनों में फोर्सेस सेम जा रहा होगा, ठीक है ना। सो देखो क्या है, अब यहाँ पे k 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/k1 प्लस 1/k2 आ गया इस तरीके से। अब एक और चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके t के स्क्वायर के। कैसे, देखो हमने देखा था टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर m बटा k इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। सो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर k आ गया, स्क्वायरिंग करोगे सो t पे स्क्वायर चल जाएगा, देयरफॉर k इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो 1 अपॉन k क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k हो जाएगा t। सो देयरफॉर t का स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन k हो जाएगा t का स्क्वायर। सो 1/k इक्विवेलेंट हो गया t इक्विवेलेंट का स्क्वायर, 1/k1 हो गया t1 का स्क्वायर, 1/k2 हो गया t2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसे याद रख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक मास से 2 स्प्रिंग कनेक्टेड मिल जाए तो समझ लेना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो स्प्रिंग कनेक्टेड है दो,
स्प्रिंग से स्प्रिंग कनेक्टेड होगा तो फिर वो सीरीज में आएगा। देखो स्प्रिंग से स्प्रिंग कनेक्टेड है सीरीज में, लेकिन मास से स्प्रिंग कनेक्टेड है दोनों ही, तो फिर पैरेलल हो गया। सिमिलरली इस मास से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग से स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, मास से स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो ये भी पैरेलल हो गए। सिमिलरली इसमें भी ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि मास से ही दोनों कनेक्टेड है। इसमें देखा जाए तो ये दोनों भी पैरेलल है और ये वाला भी पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें करना है पैरेलल को और सीरीज में फर्क समझना है। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इलोंगेशन से हमें फोर्स डिफरेंट है, तो फोर्स लिख दो F इक्विवेलेंट इक्वल्स F1 प्लस F2, ठीक है, दोनों में अलग अलग फोर्स जाएगा। सो F इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, F इक्विवेलेंट हो जाएगा K इक्विवेलेंट इनटू X, F1 इक्वल्स हो जाएगा K1X प्लस F2 इक्वल्स हो जाएगा K2X, X X X कटा क्योंकि इलोंगेशन सेम है, सो देयरफॉर K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। तो पैरेलल में K इक्विवेलेंट डायरेक्ट एडिशन होता है और सीरीज में K इक्विवेलेंट उल्टा चलता है, ठीक है। ना देखो यहाँ पे K इक्विवेलेंट इक्वल्स K1 प्लस K2 है, सो देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा, K प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर होगा, सो K इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अपॉन T इक्विवेलेंट का स्क्वायर, K1 इक्वल्स 1 बाय T1 का स्क्वायर, K2 इक्वल्स 1 बाय T2 का स्क्वायर। इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जैसे ये M1 मास है, M2 मास है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट K और सरफेस स्मूथ है, सो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा इस वाले कंडीशन में जहां पे एक स्प्रिंग से दो मास कनेक्टेड है, ये हो जाएगा T इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर M1 M2 बटा M1 प्लस M2, ठीक है ना, वही डिसरप्टेड मास विच इज M1 M2 बटा M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय K, ठीक है, मास बटा K वही चीज होता है। तो इस तरीके से कर सकते हो, समझ में आया क्या करना है ना। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वही अपना पेंडुलम, इसमें देखो इस तरीके से पेंडुलम है, थीटा एंगल यहाँ से ऊपर चला गया। आप देखो क्या नीचे mg लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है जो SHM कराता है। इसमें टाइम पीरियड हो जाएगा इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर L बटा जी, ठीक है, L बटा जी, इसको याद रखना 2 पाई रूट अंडर L बटा जी, और यहाँ पे जी इफेक्टिव होता है, ठीक है, और जी इफेक्टिव यानी कि वही लिफ्ट वाला समझ जाना, ठीक है। लिफ्ट में जैसे जी इफेक्टिव लेते थे, लिफ्ट यदि ऊपर जा रहा हो, ठीक है, लिफ्ट है ना, लिफ्ट यदि ऊपर जा रहा हो ए एक्सेलरेशन से, सो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा यदि ऊपर जा रहा हो तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, और यदि लिफ्ट नीचे जा रहा हो ए एक्सेलरेशन से, सो जी इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे जी माइनस ए। तो वो चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगा इस टाइम पीरियड में भी यदि लिफ्ट के अंदर पेंडुलम डाल दिया हो तो। और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना वो डज नॉट डिपेंड ऑन मास। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मास आ रहा है, तो इस मास पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके का ट्रॉली है जो आगे ए एक्सेलरेशन से जाता है, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कुछ नहीं होगा, तो सिंपल सा यहाँ पे जो मास है वो ऐसे ही रहेगा, तो रुका है तो भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन यदि एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस पे एक सूडो एक्सेलरेशन पीछे रहेगा, वही सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन, और जी नीचे आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे इसका नेट एक्सेलरेशन आ गया विच इज ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो देयरफॉर टाइम पीरियड में भी हमें इसी एक्सेलरेशन को कंसीडर करना है जो कि हमने यहाँ पे लिया विच इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैट में भी कुछ आता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैट में जैसे यहाँ पे देखो इस पेंडुलम का चार्ज क्यों है, मास m है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे चार्ज जो है ना, यहाँ पे चार्ज Q ले लो या प्लस माइनस Q ले लो, जो भी यहाँ पे दे दिया रहा है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज हम लोग प्लस माइनस Q ले लेते हैं, यहाँ पे भी चार्ज हम लोग प्लस माइनस Q ले लेते हैं, ठीक है। ये करना है यहाँ पे। अब देखो इसमें टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहले में हम लोग देख रहे हैं कि जी नीचे, ऑब्वियसली जी तो दोनों में ही नीचे रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ठीक है। अब देखो इसमें लिफ्ट वाला मत लगा देना, लिफ्ट में जैसे एक्सीलरेशन ऊपर जाता है, सो यहाँ पे जी इफेक्टिव हम लोग क्या लेते हैं, जी इफेक्टिव हम लोग लेते थे यहाँ पे जी प्लस ए लेते थे, इसमें प्लस प्लस मत करना, इसमें एक्चुअली माइनस होता है, ठीक है ना, तो वो मैंने बता दिया आपको। सो यदि ऊपर जा रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो, जी नीचे हो, सो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L बटा, ठीक है, यहाँ तक तो वही सिंपल है। यहाँ पे खेला है, यहाँ पे हो जाएगा जी माइनस, यदि दोनों का डायरेक्शन अलग है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट प्लस माइनस जो भी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हो, प्लस में हो या माइनस में हो, वो यहाँ पे लिख देना, प्लस माइनस क्यू ई बटा एम। एक्चुअली क्यू ई बटा एम क्या है, एक्सेलरेशन ही है, हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल्स होता है क्यू इंटू ई, ठीक है, फोर्स इक्वल्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स क्यू ई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बटा एम, वही चीज यहाँ पे लिखा है, जो भी क्यू का रहे, जो भी पोलैरिटी रहे प्लस माइनस उसको यहाँ लिख देना, ठीक है। तो डायरेक्शन अलग है तो यहाँ पे माइनस लगाना, और डायरेक्शन यदि सेम रह जाए तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस लगा देना, ठीक है, रूट अंडर L बाय जी प्लस ब्रैकेट प्लस माइनस क्यू ई बटा एम, ठीक है, इस तरीके से करना है। और L क्या है, ये इस जो पेंडुलम है उसका लेंथ है। नाउ अब है लार्ज पेंडुलम। लार्ज पेंडुलम इन कंपैरिजन टू हम लोग अर्थ देख रहे हैं, ठीक है, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में आ रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर 1 बटा जी इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एल, ठीक है, 2 पाई रूट अंडर 1 बाय जी इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एल, ठीक है, इस तरीके से करना है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और यदि एल बहुत 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 ज्यादा हो गया तो क्या करना है, सो देखो यदि एल बहुत बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टी इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर 1 अपॉन जी जी ये हो जाएगा एल प्लस आर बटा आर एल, इस तरीके से फॉर्मूला है। यदि एल बहुत बड़ा है तो ये आर यहाँ पे टेंड्स टू 0 हो जाएगा, सो देयरफॉर ये एल से एल नीचे कट जाएगा और ये आर ऊपर चल जाएगा, सो देयरफॉर ये हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर आर बटा जी, ठीक है। एल यदि बहुत बड़ा है
ठीक है, इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हो जाएगा t इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर r बटा जी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का लेंथ होता है 1 मीटर और टाइम पीरियड होता है इसमें 2 सेकंड, इसलिए नाम है सेकंड पेंडुलम। और देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2 व्हिच इज 0.5 हर्ट्ज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कंपाउंड पेंडुलम, ये इसको फिजिकल पेंडुलम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कोई बॉडी लगा हुआ है ना। अब इस बॉडी का हम लोग को इस हिंज पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हिंज रहता और यहाँ से इस तरीके से रॉड लगा रहा था और ये रॉड का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रहता और इस अबाउट के इस हिंज के अबाउट यहाँ पे इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, और इस प्लेट से डिस्टेंस टोटल डी रहता और इसका मास एम रहता। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर आई नॉट बटा एम जी डी। ठीक है, आई नॉट क्या है, आई नॉट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट हिंज पॉइंट, इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट। और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम हिंज टू सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो हिंज से उसका डिस्टेंस, ये होता है डी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी देखा जाए तो इसमें डी इक्वल्स क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स ले लेते हैं यहाँ पे इसको। इसमें डी इक्वल्स क्या होगा, डी इक्वल्स हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे देखो, ये जो है ना ये कंप्लीट एक्स है ये डिस्टेंस, लेकिन हिंज से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, ये ऑब्वियसली x/2 होगा। सो डी इक्वल्स यहाँ पे x/2 आ गया। दो चीज कर लेना यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले डी का वैल्यू लिख लेना और आई नोट का वैल्यू लिख लेना। अब इसके लिए आई नोट का वैल्यू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या ये रॉड है, रॉड का हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ऑब्वियसली होता है mx²/3 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लेना है, हिंज पॉइंट के अबाउट। सो देयरफॉर हमारा आई नॉट निकल गया, डी निकल गया। बस आई नॉट पुट करो, डी पुट करो, एम जी पता ही होगा हमें, और यहाँ पे 2 पाई लगा दो। बस इस तरीके से टाइम पीरियड निकालना है। वापस बता देता हूँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला, विच इज 2 पाई रूट अंडर आई नॉट बटा एम जी डी। ठीक है, इस तरीके से करना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, जैसे 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। टू पेंडुलम ऑफ लेंथ इतना, एक का लेंथ इतना है, दूसरे का लेंथ इतना है, स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन इन द सेम फेज, मीन पोजीशन पे है। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर अगेन इन द सेम फेज ऑफ द मीन पोजीशन। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन पूछा है शॉर्टर पेंडुलम का, जहां पे वो लोग वापस से उस फेज में आ जाए। सो देखो इसका ट्रिक क्या है, इसमें एक चीज याद रखना, एन और टी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, एन मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। और टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं, टाइम पीरियड होता है रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। सो देयरफॉर टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल हो जाता है। ठीक है, अब देखो एन इंटू टी का वैल्यू कांस्टेंट है, तो एन टी का वैल्यू कांस्टेंट है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एन जो है वो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। सो देयरफॉर n1/n2 इक्वल्स हो जाएगा t2/t1। ये बात तो समझ में आता है। और देखो टाइम जो है ये टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एल के। सो देयरफॉर t2 हम लोग ले रहे हैं बड़े वाले के लिए और t1 हम लोग टाइम ले रहे हैं छोटे वाले के लिए। सो बड़े वाले का लेंथ कितना है 121। देखो टाइम जो है उसको हमने रूट अंडर में ले लिया एल के, क्योंकि ऑब्वियसली उसके प्रोपोर्शनल है। सो बड़े वाले का लेंथ है यहाँ पे 121, छोटे वाले का लेंथ है 100। ठीक है, ओवर रूट। तो n1/n2 यानी कि ऑसिलेशन जो मतलब शॉर्टर पेंडुलम को जितना ऑसिलेशन लगा और n2 बड़े वाले को जितना ऑसिलेशन लगा सेम फेज में आने के लिए। सो ये हो जाएगा रूट अंडर 121/100। 121 को लिख सकते हैं 11 ओवर रूट को, और 100 का रूट हो जाएगा 10। सो देयरफॉर n1 का वैल्यू यहाँ से आ गया और कुछ नहीं करना है इसमें। n1 का वैल्यू यहाँ से आ गया 11 और n2 का वैल्यू यहाँ से आ गया 10। ठीक है, सो छोटे वाले को यानी कि n1 को 11 ऑसिलेशन करना पड़ेगा सेम फेज में आने के लिए, 11 वाइब्रेशन 11 ऑसिलेशन करना पड़ेगा, और बड़े वाले को n2 को 10 ऑसिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है सॉलिड ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, और उस लिक्विड का डेंसिटी है रो। सो इसमें टाइम पीरियड हो जाता है, टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर m बटा रो ए जी। ठीक है, रूट अंडर m बटा रो ए जी। सो देयरफॉर टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रूट अंडर ए के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रूट अंडर डेंसिटी के। ठीक है, और यहाँ से p/q भी आया हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ऑसिलेशन इन टनल ऑफ अर्थ। अर्थ में टनल बना लिए, इस तरीके से टनल बना लिए। सो चाहे तुम टनल मिड में बनाओ, वे कॉर्नर में बना लो, साइड में आके, दोनों में टाइम पीरियड सेम ही रहने वाला है, विच इज टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर r बटा जी। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था। और r का वैल्यू हमें पता है, r का वैल्यू है 6400 किलोमीटर, g का वैल्यू पता है, 2 पाई का वैल्यू पता है। सो इन सबको यदि पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 84.6 मिनट्स, बट टाइम टेकन टू क्रॉस द अर्थ। ठीक है, ये तो ऑसिलेशन के लिए इतना टाइम लगता है, 84.6 मिनट ऑसिलेशन में टाइम लगेगा, बट टाइम टेकन टू क्रॉस द अर्थ, अर्थ को क्रॉस करने में समय लगेगा t/2। ठीक है, t/2 विच इज 42.3 मिनट। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 42.3 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक एम्स में पूछा गया था, तो इसे अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट एसएचएम का प्रोजेक्शन। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे इस तरीके से इधर वाले को हम लोग साइन बोल देते हैं, इधर वाले को क्रॉस बोल देते हैं। सो इधर भी SHM चल रहा है, इधर भी SHM चल रहा है ना। सो अब देखो x में SHM का प्रोजेक्शन का हम लोग लिख सकते हैं r sin ओमेगा t, और y में लिख सकते हैं r cos ओमेगा t। ठीक है, y में cos है, x में sin, बस इसमें इतना ही है, इतना याद रखना। डायरेक्ट ये वाले का वैल्यू ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, x में बोल देगा कि आप बताओ क्या प्रोजेक्शन है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा r sin थीटा। सो r का वैल्यू पता है, sin थीटा sin ओमेगा t का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, नाउ सुपर पोजिशन ऑफ SHM, सुपर पोजिशन देख रहे हैं। तो जैसे देखो x1 का वैल्यू दिया हुआ a1 sin ओमेगा t, x2 का वैल्यू दिया हुआ a1 sin ओमेगा t प्लस 5। आप देखो एक चीज जानते हैं, यदि एंगल प्लस में हो रहा हो तो वो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और यदि एंगल माइनस हो रहा हो तो जाता है क्लॉकवाइज। ठीक है, सो देखो sin ओमेगा t से sin ओमेगा t प्लस 5 करेंगे तो sin ओमेगा t इस वाले को ले लो यहाँ पे x एक्सिस में, और प्लस कर रहे हैं तो इसे ऊपर चले जाना। ठीक है, सिमिलरली यदि cos ओमेगा t माइनस 5 बोलता, ठीक है -5, तो फिर उससे माइनस नीचे आना, यानी कि cos से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना। ठीक है, इस तरीके से करना रहता है यहाँ पे। सो जैसे यहाँ पे देखो a1 इधर x में है, और यहाँ पे देखो a2 कहाँ पे होगा, a2 यहाँ पे +5 पे होगा sin ओमेगा t से, sin ओमेगा t से +5 पे a2 हो जाएगा। सो देयरफॉर a नेट क्या आ जाएगा, a नेट यदि इन दोनों का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल मान लो इसे 60 90 इसके टर्म्स में दे दिया और 120 के टर्म्स में, तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। ठीक है, सो यदि नहीं दिया हो और जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिफरेंट हो, तो वही अपना फॉर्मूला आता है वेक्टर एडिशन का, विच इज रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 इंटू cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। नाउ लास्ट है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री में क्या है, देखो यदि x और y का इक्वेशन दिया हुआ हो, x का वैल्यू दिया हुआ हो a sin ओमेगा t एंड y का वैल्यू दिया हुआ हो b sin ओमेगा t। ठीक है, b sin ओमेगा t। अब देखो क्या है, sin ओमेगा t कट सकता है, सो देयरफॉर x बाय y इक्वल्स a बाय b हो जाएगा। सो देयरफॉर y इक्वल्स हो जाएगा b बटा ax। ये तो सिंपल सा y प्रोपोर्शनल टू x है, तो स्ट्रेट लाइन इसका ट्रेजेक्ट्री बन जाएगा। ठीक है, नाउ दूसरा दिया हुआ हो a इक्वल्स a sin ओमेगा t, y इक्वल्स a cos ओमेगा t। सो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे x इसको स्क्वायरिंग कर दो। यदि एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम दिया हुआ है दोनों का, ठीक है, और साइन और कॉस है बस, तो दोनों को स्क्वायरिंग कर दो, बस इतना ही करना है। सो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सिमिलरली y स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। बस कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड कर दो। सो ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। a स्क्वायर कॉमन ले लो इधर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर आ गया, और ये सर्कुलर पाथ का इक्वेशन आता है। ठीक है, और यदि ऐसा दिया हो जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा हो, तो कुछ मत करो, साइन और कॉस तो है ना एटलीस्ट, तो इस a को नीचे कर दो। सो x बाय a हो गया, और इस b को भी नीचे कर दो, y बाय b हो गया। देन x बाय a और y बाय b दोनों का स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, सो और दोनों को ऐड कर दो, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तो 1 हो जाएगा, और देयरफॉर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, विच इज एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे y होगा। ठीक है ना, इसको y कर लेना, यहाँ पे भी ये y रहेगा। ठीक है, सो वही चीज है, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स 1 हो गया। सो ये एलिप्टिकल पाथ हो जाएगा, है ना, एलिप्टिकल पाथ को ये फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने x लिख दिया था, ये एक्चुअली y रहेगा, समझ में आ गया। और यहाँ पे x का रेडियस हो जाएगा a और y का रेडियस हो जाएगा b। ठीक है, एलिप्स में हम लोग जानते हैं दो अलग अलग आता है, इस तरीके से दो अलग अलग रेडियस आता है। तो समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन कैसे करना है, सर्कुलर कैसे करना है और एलिप्स कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैप्टर यहाँ तक देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना, आप लोग यहाँ तक आए। इस वीडियो को लाइक भी कर देना यार प्लीज, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपको इस चैनल से हेल्प मिल रही हो तो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वेव आगे हम लोग देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहें।